तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आर्ट सेंटर उसरा में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों आज मैं इतिहास पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। चूँकि आज क्या है, तो आज बुधवार है, बुधवार को मैं इतिहास पढ़ाता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, इतिहास का यह हमारा शायद तीसरा या चौथा वीडियो है। ठीक है, जो भी वीडियो होगा मैं फ्रंट में लिख दूंगा। ठीक है, यदि आप प्रथम वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अवश्य रूप से पहले प्रथम वीडियो को देखें। पहले जो यह प्रथम अध्याय है प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत, पहले आप पुराने वीडियो जाएं, उसे देखें, अच्छे से समझें, फिर आप क्वेश्चन आंसर करें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में मैं आज प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत के प्रश्न उत्तर कराने के लिए जा रहा हूं, खासकर 2022 के छात्रों के लिए। ठीक है, जो छात्र करंट है वही देखें। और आज मैं आपको इस अध्याय के अंतर्गत लघु उत्तरीय प्रश्न कराने के लिए जा रहा हूं, यानी कि लघु में आज कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको MVVI और VVI, ठीक है, जो मैं MVVI प्रश्न चिन्हित करता हूं या VVI प्रश्न चिन्हित करता हूं वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। यदि आपको जानना है कि कौन सा प्रश्न MVVI है या VVI है, उसके लिए आप हमारे चैनल पर जाएं, यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है, ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन का बटन क्लिक करें, 12th आर्ट्स पेड कोर्स को ज्वाइन करें। ठीक है, ज्वाइन जैसे ही है ना कर लेंगे, 150 रुपये दे करके, यानी 159 शुल्क दे करके आपके पास मेंबरशिप का ऑप्शन चले आएगा। फिर आप अनेक प्रकार का लाभ ले पाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यदि हम बात करें, यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं तो सर्वप्रथम आपको क्वेश्चन आंसर PDF फाइल में मिल जाएगा, पहला नंबर की PDF फाइल में मिल जाएगा। दूसरा आपको MVVI और VVI, ठीक है, चिन्हित करके दे दिया जाएगा, जो प्रश्न 2022 में आना ही आना है। ठीक है, यदि आप सिर्फ MVVI कर लेते हैं तो MVVI और VVI में से ही यदि आप सिर्फ कर लेते हैं 100% आपका 90% मार्क्स आना ही आना है, कोई नहीं काटेगा 90%। ठीक है, यदि आप उतना कर लेते तो प्यारे बच्चों आज मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न कराने के लिए जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों यदि आप कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिखने के लिए सर्वप्रथम मैंने लघु उत्तर, ठीक है, लघु उत्तर को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ लिंक होगा कि कॉपी में उत्तर लिखने के लिए क्लिक करें। उस लिंक को जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो हमारे वेबसाइट पर यह चढ़ा हुआ है। आप वेबसाइट से पहले आसानी से कॉपी में लिख ले। ठीक है, देखिए होता है क्या है कि यदि आप पहले कॉपी में आसानी से लिख लीजिएगा, फिर समझिएगा तो एकदम एक ही बार में समझ जाइएगा। ठीक है, तो इसलिए आप सर्वप्रथम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो लिंक दिया है उस लिंक को क्लिक कीजिए और कॉपी में इसे अच्छे तरीके से पहले लिख लीजिए, वेबसाइट से आप लिख लीजिए। ठीक है, लिखने के बाद फिर आप समझिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज मैं आपको समझाऊंगा। देखिए प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है पुरातत्व क्या है, पुरातत्व से क्या समझते हैं, पुरातत्व किसे कहते हैं, या पुरातत्व से आप क्या तात्पर्य है। प्यारे बच्चों किसी भी तरह से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, आपको क्या लिखना है, पुरातत्व का डिफिनेशन लिखना है कि पुरातत्व क्या है। तो प्यारे बच्चों पिछले की वीडियो में मैंने समझाया था कि पुरातत्व ने क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए पुरातत्व को इस बार आपको उलट करके पूछा है, क्या उत्खनन से क्या समझते हैं। देखिए पुरातत्व उत्खनन में बस थोड़ा सा रत्ती भर का फर्क होता है, वो मैं खैर बाद में है ना बता दूंगा, यदि आप वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, पहले समझ लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के घर में छुपी हुई पुरानी वस्तुओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करके मानव संस्कृति के क्रियाकलाप को समझने एवं व्याख्या करने का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि मैंने आपको कहा था, मैंने आपको है क्या कहा था, तो एक मिनट पहले प्यारे बच्चों पहले हम इसे मिटा लेते हैं अच्छी तरीके से, फिर समझने में आसानी होता है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों मानते हैं कि यह मेरा धरती है यानी ज़मीन है, तो पेड़ पौधा होगा, पेड़ पौधा है कि नहीं, ये पेड़ पौधा हो गया, ये मान के चलिए मैं हूँ। ठीक है, या आप जो मानना है मान लीजिए। अब धरती के अंदर जो भी सामग्री होगी, ठीक है, धरती के अंदर चाहे तावा हो, पैसा हो, बर्तन हो, खिलौना हो, ठीक है, तो सारा का सारा वस्तु क्या कहलाएगा, तो सारा का सारा वस्तु कहलाएगा पूरा वस्तु। क्या कहलाएगा, पूरा वस्तु। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। और इस वस्तु को जो जांच करेगा क्या कहलाएगा, तो पूरा तद्विद कहलाएगा। ठीक है, और पूरा तद्विद जो भी जांच करके हमें जानकारी देगा वह जानकारी एक्चुअल में क्या कहलाएगा, तो पुरातत्व कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों उस जानकारी से हम क्या कर सकते हैं, तो उस जानकारी से हम मानव के संस्कृति के बारे में समझ सकते हैं कि मानव ने किस प्रकार विकास किया, मानव का किस प्रकार से संस्कृति रहा, यानी कि मानव का जितना भी क्रियाकलाप है सारे क्रियाकलाप को हम समझ सकते हैं एवं उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यह तो हो गया पुरातत्व। अब आते हैं इस बार का प्रश्न है उत्खनन से आप क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों यह
बिहार बोर्ड ने पहली बार पूछा, यानी 20 साल में पहली बार यह प्रश्न आया। यूं आप न कह सकते हैं उत्खनन। देखिए उत्खनन क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर खुदाई करके जो वस्तुएं हमें मिलती है, यानी कि पूरा वस्तुएं जो मिलती है उसे ही हम लोग उत्खनन कहते हैं। ठीक है, यानी कि धरती के अंदर जो भी खुदाई किए वस्तु मिला उसे हम उत्खनन कहेंगे। ठीक है, हालांकि उत्खनन का ये भी डेफिनेशन लिख लीजिएगा तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपका फुल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। प्यारे बच्चे इसे भी मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था। ठीक है, यदि आप नहीं समझे हैं तो आप पिछले वीडियो जा करके आप पूरा वीडियो देखिए, समझ लीजिए, फिर आप क्वेश्चन आंसर कीजिए। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बोला था कि कार्बन 14 विधि किसको कहते हैं। तो प्यारे बच्चों तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को हम लोग क्या करते हैं, तो कार्बन 14 विधि करते हैं। ठीक है, जैसे कि उत्तर सर्वप्रथम देख लेते, क्योंकि समझा तो वैसे भी पहले हम दिए थे। ठीक है, देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को हम क्या कहते हैं, तो कार्बन 14 विधि कहते हैं। इस तिथि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री वी.एफ. लिफी द्वारा कब की गई थी, 1946 में की गई थी। ठीक है, इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान अवस्था में पाया जाता है। मृत अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो स्थिर रहता है, मगर कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है। अर्थात जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह उतना ही क्या माना जाएगा, तो प्राचीनतम माना जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हालांकि यह मैं समझा चुका हूं, आज मैं आपको फिर से मैं समझा देता हूं ताकि पूरा माइंड में आपको घुस जाए। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, होता यूं है कि जब हम लोग जीवित रहते हैं, ठीक है, जैसे ये धरती हो गया, ये पेड़ पौधे ऊपर में, और जब तक हम देखिए जीवित है तो क्या सूर्य का प्रकाश सब पे पड़ रहा है, हम पे पड़ रहा है, पेड़ पौधा पे पड़ रहा है, यानी जितना भी प्राणी है जब वो जीवित रहता है, जीवित अवस्था में सूर्य का प्रकाश पड़ता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति मर जाता है, यानी कोई भी जीवित प्राणी मर जाता है, चाहे कुत्ता हो, व्यक्ति, मनुष्य हो, पेड़ हो, पौधा हो, मर गया और जब जमीन के अंदर गिर गया, तो क्या देखिए जब जमीन के अंदर गिरने के बाद सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इस क्रम में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ने के कारण, ठीक है, देखिए सूर्य के प्रकाश में नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करता है, जिसको अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर कहते हैं, प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद सूर्य का प्रकाश में नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन टूट जाता है और टूट करके लास्ट में बचता है C14 का मतलब कार्बन 14, ठीक है, और C12 का मतलब कार्बन 12। ठीक है, तो देखिए होता यूं है कि जब आदमी मर जाता है, जब सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, यानी कि जमीन में जब वो गिर जाता है, तो इस अवस्था में क्या है ना होता है कि कार्बन 14 का निरंतर क्षय होने लगता है, यानी कि घटने लगता है। जबकि जमीन के अंदर कितना भी युग तक गड़े रहे, कार्बन जो 12 होता है वो स्थिर रहता है, घटता नहीं है। तो माना जाता है कि कार्बन 14 जितना क्षय होगा, जितना घटेगा, वह वस्तु क्या होगा, उतना ही पुराना होगा। कितना होगा, वह क्या होगा, उतना ही पुराना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में जाइए और समझ लीजिए। ठीक है, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूं एग्जाम्पल देकर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अभिलेख से क्या समझते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिएगा अभिलेख का मतलब होता है लिखा हुआ। ठीक है, अब यह लिखा हुआ कहाँ होगा, यह लिखा हुआ होगा दीवारों पे, मुद्राओं पे, स्तंभों पे, शिलाओं पे, प्रतिमाओं पे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। देखिए जब पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण का मतलब होता है खोद करके, ठीक है, जैसे कोई पत्थर है, खोद करके के लिख दिए, अपना नाम दिए, कुछ भी लिख दिए, चाहे धातु पर खोद करके लिख दिए, जैसे साइकिल होता है ना, साइकिल में देखिएगा हैंडल में कोई खोद करके अपना नाम है ना लिख देता है। ठीक है, तो उत्कीर्ण किए गए पाटन सामग्री को ही हम लोग क्या बोलेंगे, तो अभिलेख बोलेंगे। ठीक है, अब ये खोद करके ज्यादातर कहाँ लिखा जाता है, तो ज्यादातर अभिलेख दीवारों, यानी दीवार पे लिखा जाता है, मुद्राओं पर लिखा जाता है, स्तंभों पे, शिलाओं पे एवं प्रतिमाओं आदि पर क्या होता है, तो लिखा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो अभिलेख होता है, आप ही बताइए कि किसी चट्टान पर हम खोद करके लिख देंगे तो क्या वो मिटेगा, नहीं मिटेगा। जब वो चट्टान जब तक टूटेगा नहीं तब तक वो मिटेगा नहीं। ठीक है, जैसे देखिएगा कि आपके बगल में सड़क वड़क बनता होगा तो बगल में वो प्लेट लगा देता होगा कि कौन सा फलाना विधायक ने इसको बनाया है, नहीं बनाया, तो वो भी देखिएगा आपको चट्टान पर ही लिखा होता है, पत्थर पर ही लिखा होता है, वो भी एक प्रकार का क्या है, तो अभिलेख ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, देखिए इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। प्यारे बच्चों, इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्व है, यानी कि बहुत ज़्यादा महत्व है, इतना महत्व है कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। फिर भी हम आपको पहले उत्तर लिखा देते कि किस प्रकार आपको लिखना। देखिए इसका ये जितना भी लिखा हुआ है आपको सेम टू सेम इसी प्रकार कॉपी में लिखना है। अच्छे से लिखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वेबसाइट से जाकर के लिख लीजिए। ठीक है,
प्यारे बच्चों देखिए, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। वैदिक काल के पश्चात खासकर मौर्य काल से पूर्व मध्य काल तक इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभिलेखों में तत्कालीन शासक अपनी उपलब्धियों, क्रियाकलाप, व्यक्ति एवं राजधर के बारे में क्या करते थे, लिखवाते थे। ठीक है, यानी कि अभिलेख का तो मतलब अभी बताएं कि पत्थर पर लिखा दिया, धातु पर लिखा दिया। ठीक है, तो राजा क्या करता था कि अपने बारे में लिखा देता था, किसी व्यक्ति के बारे में, राजधर्म के बारे में, यानी जो भी उपलब्धि रहा है। ठीक है, मौर्यकालीन शासक अशोक ने भारत के विभिन्न भागों में पत्थर तथा शिलाओं पर क्या लिखवाए थे, तो अभिलेख खुदवाए थे। अशोक के इन्हीं अभिलेखों के द्वारा हम सम्राट अशोक के धम्म के प्रचार, मानवता की सेवा, विचार आदि को भली भांति क्या कर चुके हैं, तो समझ पाए। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि अशोक के बारे में हमें जितना भी जानकारी मिला, या अशोक सम्राट का जो धम्म था, देखिए धम्म का मतलब क्या होता है, पहले वो जो धम्म का मतलब होता है सच्ची राह पे चलना, नेक राह पे चलना। ठीक है, जैसे एक स्लोगन में आप लोग सुने होंगे महात्मा बुद्ध का, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि। ठीक है, यानी कि बुद्ध के शरण में जाओ और धम्म के शरण के जाओ। धम्म के मतलब होता है कि सच्ची राह पे चलना। तो सम्राट अशोक ने किस प्रकार धम्म को अपनाया, सच्ची राह पे चला। ठीक है, तो इन सभी बातों, जो भी जानकारी मिलती है किसके माध्यम से मिलती है, हमें अभिलेख के ही माध्यम से मिलती है। ठीक है, तो देखिए अब इन्हीं अभिलेख के माध्यम से हमें भारत का अतीत का इतिहास देखने को मिलता है, जैसे सम्राट अशोक के बारे में। ठीक है, प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत बताएं। यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के कितना स्रोत है, प्यारे बच्चों हम तो बता चुके हैं बहुत अच्छे से, पुरानी वीडियो में जाइएगा, आपको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, प्यारे बच्चों देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के मुख्यतः 3 स्रोत है। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक, तीसरा क्या है, विदेशी विवरण। प्यारे बच्चों दीर्घ में हम इस तीनों को डील कर देंगे, मेरा बन जाएगा दीर्घ। ठीक है, तीनों को डील कर दिए, मेरा क्या बन जाएगा, तो दीर्घ बन जाएगा। तो दीर्घ में मैं बाद में आपको इसको मैं दीर्घ में डील कर दूंगा। ठीक है, इसे भी मैं समझा चुका हूं कि साहित्यिक स्रोत क्या होता है। तो प्यारे बच्चों मैंने कहा था साहित्यिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो हमें लिखित अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, तो प्यारे बच्चों जो जमीन के अंदर समुद्र के अंदर, चट्टान के अंदर जो छुपी हुई स्रोत होता है, उनके माध्यम से जो भी हमें जानकारी मिलेगा क्या कहलाएगा, पुरातात्विक स्रोत मिलेगा। ठीक है, विदेशी विवरण, प्यारे बच्चों देखिए विदेशी विवरण भी साहित्यिक स्रोत के ही अंतर्गत आता है, लेकिन विदेशी विवरण में क्या होता है कि विदेशी का संस्मरण हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से कितना हो गया, तो 3 स्रोत आपका हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किन्हीं 3 पुरातात्विक स्रोतों को बताएं। ठीक है, प्यारे बच्चों अभी मैंने कहा कि पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, तो देखिए पुरातात्विक स्रोत का मतलब ही होता है कि जमीन के अंदर या गर्भ में छुपा हुआ या समुद्र के तल में छुपा हुआ मिली जानकारी। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखिए अभिलेख क्या है, तो पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, जिनसे हमें क्या मिलता है, तो प्रचुर मात्रा में इतिहास जानने को मिलता है। गुहालेख का मतलब होता है जो गुफा में जो लिखा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं गुहालेख बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिएगा मुद्रा में भी लिखा होता है, वहां से भी हमें जानकारी देखने को मिलता है। इसी प्रकार स्मारक में भी लिखा होता है, हमें जानकारी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किन्हीं 3 साहित्यिक स्रोतों की विवेचना करें। प्यारे बच्चों ये साहित्यिक स्रोत मैंने बताया था कि साहित्यिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो हमें लिखित अवस्था में देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों साहित्यिक स्रोत क्या है, तो निम्नलिखित है। पहला है धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत में भी आपको बताया था कि धार्मिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो सीधे क्या होता है, तो धर्म से जुड़ा होता है, जैसे रामायण, ठीक है, गीता, महाभारत, कुरान, जैन धर्म का जो आपका है, ठीक है, ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का जो आपका ग्रंथ है। ठीक है, ये सारा एक सारा में लिखित अवस्था में देखने को मिलता है, इसलिए प्यारे बच्चों ये क्या है, तो साहित्यिक स्रोत है। इसी प्रकार देखिए विदेशी विवरण भी क्या है, तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ही आता है। इसी प्रकार देखिएगा धर्मनिरपेक्ष, तो धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत क्या आता है, तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है। जैसे धर्मनिरपेक्ष में हमें क्या जानकारी मिलती है, जैसे किसी राजा के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में। ठीक है, यानी कि जीवन चरित्र जिसके बारे में लिखा जाए और जो सीधे धर्म से जुड़ा नहीं हो, उससे ही उन इतिहास को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, तो ये धर्मनिरपेक्ष स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। तो आज हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन आज मैं आपको समाप्त कर दिया हूं। ठीक है, हो सकता है तो आज ही मैं आपको दीर्घ भी समाप्त कर दूं। ठीक है, प्यारे बच्चों आप अवश्य रूप से हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कर ले। देखिए ज्वाइन बगल में लिखा होगा, ठीक है, ज्वाइन आपको है ना लिखा होगा, देखिए स्पेसो नहीं मिलता, हाँ यहाँ देखिए ज्वाइन, इस JOIN लिखा होगा, वहाँ
पर ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन पर जैसे क्लिक कीजिएगा 12th पेड कोर्स 159 का आएगा, ठीक है। इसे आप पेड कीजिए एटीएम के माध्यम से, और जैसे ही पेड है ना कर देंगे आपको देखिए बहुत लाभ इसका मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। पहला बात क्या, इन सभी में से मात्र हम एक प्रश्न को एमबीबीआई की है, मात्र एक प्रश्न एमबीबीआई है और 2 प्रश्न वीबीआई है। और यदि 2022 में प्रश्न आएगा तो इन्हीं तीनों से आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। प्यारे बच्चों, रिस्क नहीं लीजिए। यदि आप इस प्रकार पढ़ते हैं तो मेरा आपसे वादा है कि आपका कम से कम 85% कोई काट ही नहीं सकता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप अवश्य रूप से ज्वाइन करें, ठीक है। यदि कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर बताएं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद।